हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगैबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो वाज अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड दिस टाइम वी आर कंप्लीटिंग मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और साथ ही साथ एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो फुल कोर्स था, जो कि पहले 4000 में था, वो अभी आपको फ्लैट 50% में मिल रहा है, क्योंकि आपका जो स्वेट का एग्जामिनेशन है उसमें केवल और केवल 1 महीना आप लोगों के पास बचा है। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कोर्स को, वो भी अब अफोर्ड कर सकें और लास्ट के 1 मंथ को सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करके टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। और जो लोग भी अभी जामिया का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 3 मई को, वो केवल स्टडी मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, या फिर नीचे गूगल फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी, ताकि आप अपने लास्ट के दिनों में भी बेस्ट मटेरियल का यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। ठीक है। और अगर आपको एनरोल होना है बैच में, तो आप हमारे एप्लीकेशन में डायरेक्टली जाकर भी कोर्स सेक्शन से कोर्स को बाय कर सकते हो, या फिर नीचे जो मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हो इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। Traditional approaches have globally unsuccessful to identify the role of the individuals who are important in molding and remolding the shape and nature of politics. Traditional approaches mainly descriptive. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जो भी चारों अप्रोचेस थी, उसमें कहीं ना कहीं जो भी फोकस था वो इनडायरेक्टली क्या था, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही था। हालांकि सबका जो नेचर था वो अलग अलग था स्टडी का, लेकिन फिर भी किसी ने भी इंडिविजुअल्स का स्टडी नहीं किया था। जो भी क्रिटिक्स थे उन्होंने यही बोला था कि आप जब तक ये फैक्टर को स्टडी नहीं करोगे कि जो पीपल हैं वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन से इफ़ेक्ट होते हैं और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से पीपल के बिहेवियर से इफ़ेक्ट होता है, तब तक आप एक परफेक्ट कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते हो। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मॉडर्न अप्रोचेज़ आती हैं। ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस में किन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट है आपका साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए, उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। बिहेवियर रेवोल्यूशन, बिहेवियर का मतलब होता है जिसमें कि हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, कि उसमें कहीं ना कहीं एक जो फोकस था, एक पर्टिकुलर अप्रोच का एक ही चीज़ पे फोकस था। फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट लीगल अप्रोच की थी, तो लीगल अप्रोच का फोकस पता है आप लोगों को, किसी को याद हो कि क्या था? यस मैम, वो के लॉज वगैरह। हाँ, तो यानी कि इनका भी एक सिंगल फोकस हो गया। और जब हमने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किया था उसका क्या फोकस था? मैं वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे मतलब फोकस करता था मेनली, तो इसीलिए वो फेल हो गया था, क्योंकि मतलब एनजीओ वगैरह और आईजीओ वगैरह जिसमें उन सब का। हाँ, तो मेजरली इनमें दिक्कत यही थी कि एक पर्टिकुलर अप्रोच जो थी, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही केवल फोकस थी। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फैक्टर्स को इकट्ठा एक दूसरे के रिलेशन में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस को लें, तो जैसे कि लॉ है, तो लॉज भी तो इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से आपके लॉ सोसाइटी में, वो भी इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस ही लॉज को बनाता है, तो इंस्टीट्यूशन का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं लॉ का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को भी दिखाना चाहिए। तो इसीलिए मॉडर्न अप्रोचेस में हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करते हैं, यानी कि केवल एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, वो भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो मेरे कोर कंसेप्ट समझ आया है कि मॉडर्न अप्रोचेस किस तरीके से डिफरेंट है ट्रेडिशनल से। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो इसमें जो हम सबसे फर्स्ट अप्रोच स्टडी करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, जो कि ये बोलती है कहीं ना कहीं कि जो आपकी सोसाइटी की इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सोसाइटी के फेट को डिसाइड करने में। फॉर एग्जांपल आप करंट का ही एग्जांपल ले सकते हो, किस तरीके से जो भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन में बेटर रहती है, जो भी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में बेटर परफॉर्म करती है, वही आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कि जितने
जितने भी मोस्टली जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, या तो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं या फिर यूएसए से आते हैं। तो यानी कि वो कंट्रीज़ आज के समय में देखा जाए तो हम लोगों से ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच यही कहता है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स आर द वाइटल एरिनाज ऑफ सोशल साइंस इन सेवरल रेस्पेक्ट्स, दे आर द क्लोजली रिलेटेड। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। द पॉलिसी formulations of economic nature and determination of the principles of planning which has recently become a part of the governmental activity are done by the government। so वो बोलते हैं कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो नेचर होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ही आपके गवर्नमेंट को लार्जली जो है इफेक्ट करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आता है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट प्रैक्टिकलिटी उस टाइम पे प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जो है ज़ोर दे रही होती है, जैसे कि लुक ईस्ट को वो एक्ट ईस्ट में बदल देती है। उसके बाद वो प्लानिंग कमीशन को, जो कि प्योरली केवल डिस्क्रिप्टिव था और कहीं ना कहीं केवल सजेशंस ही देता था, उसको नीति आयोग में जो है कन्वर्ट कर देती है और नीति आयोग को थोड़ा और मोर प्रैक्टिकली एंगेज बना देती है गवर्नमेंट के साथ। सो बेसिकली आपकी इकोनॉमी की जो नेचर होता है, इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट को बहुत मेजरली इफेक्ट करते हैं। पब्लिक इशूज आर द इकोनॉमिक इशूज। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक इशू अलग है और इकोनॉमिक इशू अलग है। हमें इकोनॉमिक्स को अलग से एज अ सब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। किस तरीके से इकोनॉमिक इशूज हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें पॉवर्टी का लेवल भी बहुत कम होता है। यानी कि अगर हम उनका पॉलिटिकली डेवलपमेंट देखें तो भी हम उनको अपने से ऊपर पाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी इकोनॉमी में आज कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से पीछे हैं, लाइक यूएसए से अगर हम पीछे हैं, तो किस लिए है? क्योंकि हमारी कंट्री में जब हम फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा क्या पॉइंट रहेगा हमेशा से? पॉवर्टी का, कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम जो गुड्स हैं उन्हीं को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में लगे रहते हैं और आगे कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच बोलता है कि आप इकोनॉमिक इश्यूज और पब्लिक इश्यूज को अलग अलग करके नहीं देख सकते हो, दे आर इंटर रिलेटेड। Fiscal policies, industrial policy, agriculture policy, labor policy are all economic issues, but the foremost actors are the members of the government। ठीक है। Policy regarding the production and distribution, though within the jurisdiction of economics, is always decided by the government। तो economics और politics इसलिए भी आपस में जो है इंटर रिलेटेड है कि इकोनॉमी को लेकर के जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो गए, प्रोडक्शन को लेकर हो गए, या किसी भी अदर चीज़ को लेकर हो गए, वो कहीं ना कहीं मेजरली किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने एलपीजी को अपनाया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था, तो भले ही उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ज़रूर दिया गया था, लेकिन उस प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉज किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी को भी गवर्नमेंट ही चलाती है, और गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटिक्स का एरिना है। तो इसलिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी आपस में इंटर रिलेटेड है। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट। तो आपकी गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है वो आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर सफल होंगी तो आपकी इकोनॉमी सफल होगी, इकोनॉमी सफल होगी तो देश भी आपका डेवलप्ड रहेगा। तो अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी फेलियर हो जाती है या फिर सक्सेस हो जाती हैं, उनका कहीं ना कहीं जो भी बड़ा हाथ होता है उसमें गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फॉर्मुलेट करती है। The greatest attribution of the economic approach to the study of politics emanates from the writings of Marx and Engels। तो सबसे पहले इकोनॉमी को पॉलिटिक्स का एज अ पार्ट देखने के लिए हमें कौन बेस्ट एग्जांपल दिखता है? मार्क्स एंड एंजल्स। तो किसी को उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म याद है? मैंने बहुत डीप में आप लोग को करवाया था मार्क्स। कुछ क्रक्स बताओ। इसमें उसमें मतलब यही था कि जो है, जो पूरा मतलब वर्ल्ड है वो पूरा मटेरियलिस्टिक है, और मटेरियली जो है मतलब मटेरियल पूरा हिस्ट्री से मतलब रिलेटेड है, तो उसी से के अराउंड घूमता रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है ये वर्ल्ड। इसमें इकोनॉमी का है इसमें। मैम वो फिर उन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला दिया था कि जो है मतलब जो वो है कि मतलब सुपर बेस में उन्होंने इकोनॉमिक रखा था, और सुपर स्ट्रक्चर में और अदर एक्टिविटीज में पॉलिटिकल वगैरह सब, सोशल पॉलिटिकल, मतलब कहा था कि जो है जब जो है बेस डिस्टर्ब होगा तो सब एक्टिविटीज, यानी जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इकोनॉमिक सोशल सब एक्टिविटीज हमारी पॉलिटिकल वर्क।
और उनका 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट याद है हिस्ट्री का, कि किस तरीके से हिस्ट्री डेवलप होती है? मैम वो नहीं। कम्युनिज्म होता है, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। हाँ, तो बेसिकली इनमें मेन फैक्टर क्या था, किस तरीके से चेंज हुए ये? मैम सबसे पहले, रेवोल्यूशन। हाँ, मतलब कि वही रूलिंग क्लास सबसे पहले, मतलब एक वन बाय वन आया ना, कि पहले कम्युनिज्म आया, उसके बाद उसमें मतलब रेवोल्यूशन था मेन उनका, कि अ, अगर जो वो लेबर क्लास है वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, उसके बाद क्लासलेस नहीं, सोसाइटी बनेगी। वो तो मैं समझ गई, वन बाय वन आता है, लेकिन क्या चीजें एक सोसाइटी में चेंज होती है जब वो दूसरे स्टेज पे पहुंचती है? किन चीजों की वजह से चेंजमेंट आता है? वो स्टेजेस में डिफरेंशिएशन क्यों है? क्यों सोसाइटी चेंज हुई है? थोड़ा और फोकस के साथ पढ़ो, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ। यही नहीं याद होगा तो अभी तो बेसिक चल रहा है बहुत, अभी आगे तो और भी कुछ पढ़ना है बहुत। तो बेसिकली मार्क्स क्या बोलता है? मार्क्स क्या बोलता है कि जो आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जब उनमें चेंजमेंट आता है तब हिस्ट्री चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्लेव्स थे, तो जब स्लेव्स ने अपने पास टूल्स लाने लग गए और स्लेव्स के पास खुद के टूल्स हो गए, तो वो कहीं ना कहीं एक पीसेंट में डेवलप हो गए। तो पीसेंट में वो क्या करते थे, अब वो स्लेव नहीं रह गए, अब वो पेड लेबर बन गए। उनको दूसरों जो लैंडलॉर्ड थे उनके खेतों में काम करने के लिए उनको पैसा मिलता था। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स हमें ये दिखाता है थ्रू आउट द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कि जब आपके जो मोड ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनमें जब चेंजमेंट आता है तो आपकी सोसाइटी चेंज होती है। और हर एक जो भी आपका स्टेज रहा है सोसाइटी के, उसमें हर एक स्टेज में दो टाइप की क्लासेस हमें मिलती हैं। एक होती है एक्सप्लॉइटेटिव और एक होती है जो एक्सप्लॉइट कर रही होती है। ठीक है, तो दो तरीके की क्लासें हमें देखने को मिलती है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब यही है कि जब आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है तो आपका पूरा मटेरियलिज्म चेंज होता है, यानी कि आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आते हैं, आपका प्रोडक्शन का तरीका बदल जाता है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज में बदलाव आ जाता है। और हिस्टोरिकल का मतलब क्या है कि हिस्टोरिकली ये चीज़ें हर एक स्टेज पे अवेलेबल रही हैं। रेदर वो आपका स्लेवरी वाला सेक्शन था, रेदर वो आपका फ्यूडलिज्म रहा है, रेदर वो आपका सोशलिज्म रहा है। और वो बोलता है कि लास्ट में जो कम्युनिटिव स्टेट उसको अचीव करना है, जो कम्युनिज्म उसको लेकर आना है, लास्ट स्टेज ऐसा होगा जब ये जो दोनों टाइप के क्लास जो हर टाइप के स्टेजेस पे अवेलेबल रही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, याद है ना? तो वो बोलता है कि कम्युनिज्म में हैव एंड हैव नॉट्स का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है, जो हैव नॉट्स हैं, उनका प्रभुत्व हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो स्टेट को भी खत्म कर देंगे। और जो एंटागोनिस्टिक क्लास है, यानी कि जो दो अपोजिट क्लास है, उसको वो खत्म करके एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी लेकर आएंगे। याद आया कुछ? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो चीज़ें याद रखा करो, क्योंकि पुराना याद नहीं रहेगा तो आगे उसका यूज़ कैसे लेकर आओगे? क्योंकि कोई भी नाम कहीं पर भी आ सकता है, तो यू शुड बी अवेयर कि उनका मेजर आइडिया क्या रहा है। ठीक है, तो इस अप्रोच में यही कहा जा रहा है कि हमें इकोनॉमी को स्टडी करने का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो मार्क्स एंड एंगल्स से मिलता है, जब वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। तो सेकेंड है आपका इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स। ये अभी मैं आगे एक अलग से भी चैप्टर है उसमें भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्रिएट प्रेशर टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक अप्रोच आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो किसी को पता है इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं एक सोसाइटी में? कुछ भी फेयर आइडिया हो कि हम एक इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप किसको बोलते हैं? नो मैम। किसी को आइडिया नहीं है? इसके वर्ड में लिखा हुआ है, देखो वर्ड के मीनिंग से समझो। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है जो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर के चलता है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है कि गवर्नमेंट उनकी मांगों को माने। तो यानी कि प्रेशर बनाता है, इसीलिए इसको प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन तो सुना ही होगा आपने। यस मैम। Yes, ma'am. मैम।
हाँ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितने सारे एनजीओज आपके जो है आपस में इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि वो नर्मदा रिवर के ऊपर डैम ना बनाए, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सॉरी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं नर्मदा नदी पे डैम बनाने से वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा था। एक तो इन्वायरमेंट को तो था ही था इफेक्ट, लेकिन जो लोकली लोग थे उनको डिसलोकेट किया जा रहा था और उनको परफेक्टली सेटल कहीं पे नहीं रखा जा रहा था, यानी कि उनको अच्छे ऑफर नहीं दिए गए कि कहाँ उनको रखा जाएगा और क्या उनका रोजगार रहने वाला है, कुछ भी ऐसी क्लैरिटी नहीं थी। तो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप ऐसा कोई भी ग्रुप हो सकता है जो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर उनके फेवर में पॉलिसी बनाने या फिर उनके फेवर में डिसीजन लेने के लिए जो क्या करता है, प्रेशराइज करता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एनजीओ ही होगा, कोई भी पर्टिकुलर आपका ग्रुप हो सकता है जो भी अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ग्रुप और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो कहीं ना कहीं उनके जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक है वो सोसाइटी में प्रिवेल करने के लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आ गई ये वाली अप्रोच? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम का मतलब यहाँ पे है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम वो किस तरीके से काम करता है उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ लगाया होगा। हाँ, ये रहा, इसको मैं भी समझाऊंगी, पहले हम थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। Ludwig von Brandlify is considered as the earliest advocate of the general system। तो लुडविग को जो है सबसे फर्स्ट एडवोकेट माना जाता है ऑफ यूजिंग जनरल सिस्टम थ्योरी। ही यूटिलाइज दिस थ्योरी फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बेसिकली ये जो है पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन उन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी का जो प्रयोग था वो सबसे पहले अपने बायोलॉजी में किया था, जिसको बाद में डेविड ईस्टन पॉलिटिक्स में अडॉप्ट कर लेते हैं। In the decade of 60s, the system theory became an important tool to evaluate and investigate the key factors in political science। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम अप्रोच में है क्या, सिस्टम अप्रोच में ना पॉलिटिक्स का जो पूरा सिस्टम है उसमें किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, किस तरीके से जो पब्लिक के इंटरेस्ट हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर डिस्कशन होता है, किस तरीके से उनके ऊपर आउटपुट क्या निकल कर आता है, एक पॉलिटिकल डिसीजन निकल कर आता है। वेदर आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जनधन योजना फॉर एग्जाम्पल, और हाउसिंग की पॉलिसीज होती है। तो कहीं ना कहीं वो जितने भी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो किसका इफेक्ट है, पब्लिक के इंटरेस्ट का, जो पब्लिक ने अपनी मांगे पहुंचाई है अंडर पॉलिटिकल सिस्टम तक। तो इसी में जो है सिस्टम अप्रोच में पूरे सिस्टम को स्टडी किया जाता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो 60s में जो है ये फेमस हुआ सिस्टम अमंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डेविड ईस्टन, आपको हमेशा याद रखना है, डेविड ईस्टन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर और उनका क्वेश्चन बहुत बार आता है। उनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, उनका सिस्टम अप्रोच तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उनके अभी नीचे हम 7 टाइप के वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। डेविड ईस्टन हैज़ बीन द फर्स्ट टू अप्लाई दिस थ्योरी टू द पॉलिटिकल एनालिसिस। तो उन्होंने ये बायोलॉजी से अडॉप्ट करके इसको पॉलिटिक्स के अंदर जो है यूज़ किया। दिस अप्रोच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल लाइफ विद अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो बेसिकली सिस्टम अप्रोच में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो लोग हैं और जो आपकी डिमांड्स हैं वो किस तरीके से पॉलिटिक्स के इंटरनल सिस्टम को अफेक्ट करती है। द आइडिया ऑफ सिस्टम वॉज इनिशियली borrowed from biology by Talcott Parson, who first promoted the concept of social system। तो Talcott Parson पे आपको is a very very important thinker and इसके ऊपर आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आया था कि डेविड ईस्टन किससे जो है प्रभावित थे। तो डेविड ईस्टन टेलकोट पार्सन से प्रभावित थे, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे पहले यूज़ तो लुडविग ने किया था, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में बोरो करने की बात सबसे पहले कौन करता है, टेलकोट पार्सन करता है। क्योंकि टेलकोट पार्सन से बहुत ज़्यादा प्रभावित डेविड ईस्टन होते हैं, तो डेविड ईस्टन इसका उपयोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं, और टेलकोट पार्सन इसका यूज़ करते हैं सोशल सिस्टम को समझने में।
It is not possible to analyze political events in isolation from other aspects of society. तो बेसिकली ईस्टर्न का ये कहना है कि आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके आसपास के इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका इन्वायरमेंट किस तरीके से आपके पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से आपकी जो पॉलिसीज एज अ आउटकम निकल कर आ रही हैं वो डिमांड्स को कैसे जो है फ्रेम कर रही हैं लोगों की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउसिंग पॉलिसीज होती हैं, हाउसिंग पॉलिसीज में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ घर बनाने की बात की गई, लेकिन आपको पता ही है कि कितना करप्शन है, उसमें से आधा काम भी नहीं होता है। तो आधा काम भी नहीं हुआ है तो जिन लोगों को मिल गया वो तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी रह जाती है जिसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया होता है अपनी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में। तो ऐसे में जो आपके वो लोग होंगे वो अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे और दोबारा से अपनी डिमांड को पॉलिटिकल सिस्टम में ले जाने की बात करेंगे। सो इसीलिए वो बोलता है कि जो आपके आउटपुट होते हैं, आउटपुट का मतलब होता है जो आपकी पॉलिसीज निकल कर आ रही हैं, जो एक्शन निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट का आपकी डिमांड्स के ऊपर, और इनपुट्स होते हैं जो कि आप अपनी डिमांड जो सपोर्ट्स को सिस्टम के अंदर पहुंचा रहे हो। तो बोलते हैं कि आपको पॉलिटिक्स को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते जब तक आप इस इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को नहीं समझोगे। इस इनपुट आउटपुट को अभी हम इस डायग्राम में भी अच्छे से समझेंगे। The political system receives these inputs from the environment. तो political system जो आपकी demands हैं उनको as a input receive करता है through the conversation process. The inputs are converted into outputs by decision जो मैंने आपको बताया, makers in the form of policies, decisions, rules and regulations. वो जो आपके output है वो आपकी policies हो सकती हैं, कोई decision हो सकता है बड़ा, कोई rules and regulations हो सकते हैं, laws हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिजर्वेशन को ले लो, तो रिजर्वेशन में जो आपका EWS है वो तो बहुत लेटली अभी आया है, थोड़े टाइम पहले ही। तो EWS का रिजर्वेशन क्यों आया? क्योंकि सोसाइटी से ऐसा प्रेशर बनाया गया था कि ऐसा नहीं है कि जो जनरल कास्ट होती है उसमें जो है लोग पुअर नहीं होते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए उनको इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के नाम से जो है रिजर्वेशन दिया गया। तो पहले बेसिकली क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो अपनी जो मांगे हैं उनको एज ए इनपुट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दे रहे हैं, उन पे प्रेशर बना रहे हैं और गवर्नमेंट उनके ऊपर जो एक्शन ले रही है बेसिकली आउटपुट है। सो इनपुट और आउटपुट क्या है ये समझ में आया है? यस मैम। अभी जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। द आउटपुट्स फ्लो बैक इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म गिविंग राइज टू द फ्रेश डिमांड्स अकॉर्डिंग टू दिस रनिंग प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने आपको अभी हाउसिंग पॉलिसीज का एग्जांपल दिया था कि जिन लोगों को मिल गया वो तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन हाफ ऑफ द सेक्शन और मोर देन हाफ ऑफ द सेक्शन वो रह गए जिसको मिला नहीं उसका फ़ायदा। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, दोबारा से अपनी डिमांड्स को लेकर जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर उनका फीडबैक रहा। फीडबैक क्या रहा कि वो अनसेटिस्फाइड है और दोबारा से अपने इनपुट्स को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भेजना चाहते हैं। सो डेविड ईस्टन बोलता है कि इसी तरीके से जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। इनपुट्स कॉन्टिन्यूसली लगातार सिस्टम के अंदर जाते रहते हैं और आउटपुट्स कॉन्टिन्यूसली निकल करके आते रहते हैं, जिससे कि कुछ लोग सेटिस्फाइड रहते हैं और कुछ लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। जो अनसेटिस्फाइड होते हैं उनकी डिमांड्स दोबारा से क्या बन जाती हैं, इनपुट बन जाती हैं। David Easton, Armand and Kaplan are credited by applying this approach to political science. तो ये कुछ मेजर 3 थिंकर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को जो है यूज़ किया है, सिस्टम अप्रोच को, लेकिन सबसे मेजरली आपके डेविड ईस्टन फेमस हैं। Political behavior is conceived as a system and the political system is well defined as authoritative allocation of values with threat or actual use of deprivations to make them binding on all. So basically जो आपके outputs होते हैं वो authoritative allocation of values के ऊपर डिपेंड होते हैं और actual use of deprivations to make them binding on all. जो ये आपकी पॉलिसीज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जनधन योजना है, हाउसिंग पॉलिसीज है, वो क्या होती हैं, अथॉरिटेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि उनको सोसाइटी को मानना पड़ता है। अब सोसाइटी ने अपनी जो अपनी डिमांड्स है वो तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भेज दी, लेकिन जो आउटपुट निकल कर आया है वो तो अब लोगों को मानना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने तो जो अभी जितने भी आपके जो रिजर्वेशन के ऊपर जितने भी आपके प्रोटेस्ट हुए थे वो तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब गुजर रिजर्वेशन को लेकर के कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, पढ़ा था न्यूज़ में? यस मैम। हाँ, और जब किसानों के लेकर बिल आया था यस मैम। तीनों हाँ, तो किस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को बंद कर दिया अपने डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रोटेस्ट से। तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपने तो अपनी डिमांड्स को भेज दिया,
अपना अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम का जो आउटपुट निकल कर आता है उसका अथॉरिटेटिव नेचर होता है और वो बाइंडिंग ऑन ऑल होता है। क्योंकि जब फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि वो फार्मर्स के लिए पूछा नहीं गया था कि हमने ये 3 लॉज बनाए हैं, आपको अच्छा लग रहा है नहीं तो बताओ हम इसको लागू करते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट उनको लागू करने की बात कर रही थी, जो कि फार्मर्स के हक में नहीं था। फार्मर्स को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अथॉरिटेटिव नेचर समझ आया आउटपुट्स का? यस मैम। A political system has the 3 important characteristics। ये 3 important याद रखने की हैं। वो बोलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम की 3 important characteristics होती हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में इंक्लूड होती हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बना होता है। सेकेंड है आपका इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितने भी आपकी 3 ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ करके आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। सारे इंस्टीट्यूशन आपके इंटरडिपेंडेंट है। आपको पूरे सिस्टम को समझने के लिए हर एक सिस्टम के इंटरडिपेंडेंस को समझना पड़ेगा। और थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि जहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम का एरिया खत्म होता है वहाँ पे दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम का एरिया शुरू होता है। फॉर एग्जांपल जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? हेलो मैम। हाँ मैम ये लाइन आपने जो बताई अभी पॉलिटिकल सिस्टम 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वो वाली फिर से बता दो, आवाज नहीं आई थी आपकी। ओके। सो डेविड ईस्टन बेसिकली ये बता रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि ये आपका कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, किसी भी कंट्री का हो, सब में ये 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे ही। फर्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की स्टडी के ऊपर ये निर्भर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है जिसका स्टडी हम करते हैं। सेकेंड है आपका इंटरडिपेंडेंस, यानी कि वो बता रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी छोटे छोटे अंदर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जुडिशरी को अलग पढ़ना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अलग पढ़ना चाहिए, लेजिस्लेचर को अलग पढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम में ये तीनों चीज़ें आती हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सभी का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल जब आपका लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, अगर वो लॉ जो है अगर वो लॉ जो है गलत है और उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ें नहीं चल रही है, तो उसका जो केस होगा वो जुडिशरी के अंदर जाएगा। तो जब तक लेजिस्लेचर ऐसे लॉज नहीं बनाएगा जिनको फॉलो करना चाहिए लोगों को, और जो लोग नहीं फॉलो करेंगे उनका केस जुडिशरी में जाएगा, तो तब तक जुडिशरी का तो काम ही नहीं होगा ना, क्योंकि जुडिशरी का तो काम ही यही है कि जो भी लॉज बन रहे हैं उनका जो भी उल्लंघन करेगा उनके ऊपर वो जो है डिसीजन लेगी, उनका पनिशमेंट को लेकर के। तो वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो आप किसी की भी ऑटोनोमस स्टडी आपको नहीं करनी चाहिए। और थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आपका जहाँ पे एक सिस्टम खत्म होता है वहाँ जाकर के आपका दूसरा सिस्टम स्टार्ट होता है। सो बाउंड्रीज का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जो उसके अंदर फैक्टर है उसकी अपनी खुद की कुछ बाउंड्रीज है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? रूल मेकिंग, लेकिन उसका काम ये तो नहीं है कि जो रूल्स को नहीं फॉलो करा उसको पनिशमेंट देना। वो काम किसका है? जुडिशरी का है। और लॉज को लागू करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लेजिस्लेचर आ गया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आ गया और यहाँ पे जुडिशरी आ गया, तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे सिस्टम होते हैं उस हर एक सिस्टम की अपनी खुद की कुछ बाउंड्री होती है, और एक बाउंड्री के खत्म होने पे दूसरी का बाउंड्री यानी कि जो दूसरे का कार्य का एरिया है वो शुरू हो जाता है। समझ आया तीनों? यस मैम। तुम्हें भी दोनों को? यस मैम। Okay. However, the features of a political systems are, however वो बोलते हैं कि तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो सब पॉलिटिकल सिस्टम में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ओपननेस, अडेप्टिवनेस,
कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ऑनगोइंग। ओपननेस का मतलब है कि हर एक जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उनके अंदर ओपननेस होती है। अडेप्टिवनेस यानी कि वो न्यू न्यू जो टेक्निक्स होती है, न्यू न्यू जो आपके परिवर्तन आ रहे होते हैं समाज के अंदर, उनको लेके जो है अडेप्टिव उनका नेचर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि जैसे कि लेजिस्लेचर का काम है रूल मेकिंग, तो वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग काम है जिसके ऊपर बार बार प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका यही काम है। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं कुछ सिस्टम्स। इट इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब भी यही है कि लेजिस्लेचर का काम है रूल मेकिंग, तो ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव का काम है उनको एग्जीक्यूट करना, तो ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। और जुडिशरी का काम है उन पे न्याय देना, अपनी जजमेंट देना, तो ये उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो दीज फंक्शंस आर पिंज ऑन होल्ड एज इनपुट एंड द आउटपुट फंक्शंस। तो ये अब हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका सिस्टम। उन्होंने डेविड ईस्टन ने जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली सिस्टम को समझाने की कोशिश की है, और इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, तो अगर कोई पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नाम लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। तो ये जो बॉक्स है जिसके अंदर ये अपने सिस्टम को समझाते हैं, इसका नाम है ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या समझा रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये आपकी गवर्नमेंट है। ये आपकी मेन गवर्नमेंट है जो आपकी सोसाइटी में काम कर रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब आसपास का जो एरिया है आपका, आपकी सोसाइटी कैसी है, उसमें आपके लोग कैसे हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनपुट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल लोगों को घर चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जब पॉलिटिकल रैलीज हो रही होती हैं और अपने मैनिफेस्टेशंस को बता रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए, और वो लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या क्या मांगे, हम उन मांगों को पूरा करेंगे जब हम इलेक्शन को जीत जाएंगे। तो बेसिकली जो लोगों की डिमांड्स और सपोर्ट्स हैं वो क्या जा रही है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जा रही है एज इनपुट। तो जो डिमांड और डिमांड यानी कि डिमांड तो वो हो गई कि जो लोग अनसेटिस्फाइड है, और सपोर्ट वो हो गया जो लोग ऑलरेडी चीज़ों से सेटिस्फाइड है। जैसे कि मैंने आपको हाउसिंग पॉलिसी का एग्जांपल दिया था कि जिनको घर मिल गया वो तो सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, हमें तो घर मिल गया पॉलिसी के अंदर। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला उनकी दोबारा से क्या जनरेट हो जाएगी, डिमांड जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली आपकी डिमांड और सपोर्ट दोनों जो गवर्नमेंट के लिए हैं वो एज अ इनपुट काम करते हैं। इनपुट यानी कि जब वो अंदर गए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इन पे जो है डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि क्या क्या बातें माननी चाहिए और क्या क्या बातें नहीं माननी चाहिए, और उसका आउटपुट क्या निकल कर आता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस एंड पॉलिसीज। वो कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, आपका डिसीजन हो सकता है, आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, तो वो एक लॉ था, एक एक्ट था, तो वो भी आपका आउटपुट के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो लोगों की डिमांड थी जब वो सिस्टम के अंदर गई तो वो एज अ आउटपुट निकल कर आया है। तो आउटपुट आपका कोई भी डिसीजन हो सकती है, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, और दोबारा से स्ट्रक्चर वही काम करेगा कि जो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो सपोर्ट करेंगे, उनकी सपोर्ट जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और जो लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे उनकी डिमांड्स दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाएंगी थ्रू फीडबैक। समझ में आया पूरा डायग्राम? यस मैम। किसी को कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन हो यस मैम, नो मैम। तो अब समझ आ रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में कितना बड़ा डिफरेंस है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे कि उस समय क्रिटिक्स ने ये बोला था कि जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो आपके जब तक एनवायरनमेंट को नहीं स्टडी करेंगे आप पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ पाओगे। तो डेविड ईस्टन अपने सिस्टम अप्रोच के थ्रू यही बता रहे हैं कि आपके जो इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो डिमांड्स हैं, जो सपोर्ट हैं, वो किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो है इफेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम से जो डिसीजन निकल कर आते हैं, जो पॉलिसी निकल कर आते हैं, वो भी लोगों को किस तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच। ये सिस्टम अप्रोच सबको समझ में आ गई है? यस यस मैम। मैम, यस। ओके, सो Yes, ma'am. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच की।
बिहेवियरल अप्रोच में बोला जाता है दिस अप्रोच वॉज एमर्ज ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, जैसे कि 1950s में ऑलरेडी जो है उभर करके आती है, ये 20th सेंचुरी में आती है। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म हैज बीन द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था मॉडर्न अप्रोचेस के, कि इसमें बिहेवियरल कंसेप्ट आता है। बिहेवियर का मतलब है आपको पॉलिटिकल बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए एज एन एरिया ऑफ स्टडी विद इन द पॉलिटिकल साइंस। It concentrates is on the individual as voter, leader, revolutionary, party member। ये बोल रहा है कि बेसिकली आपको इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहिए कि एज अ वोटर वो क्या है, एज अ लीडर क्या है, एज अ रेवोल्यूशनरी यानी कि जब वो पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कोई रेवोल्यूशन कर रहा है तो उस टाइम उसकी बिलीफ क्या है, उस टाइम उसकी थिंकिंग क्या है, एज अ पार्टी मेंबर उसका क्या बिलीफ है, क्या उसका अंदर का नेचर है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप और द पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करना। और उसके बाद वो बोलते हैं कि किस तरीके से जो ग्रुप है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर को फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो सुना ही होगा। यस मैम। तो क्या होता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, या फिर राइट विंग पॉलिटिक्स या फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स? मैम लेफ्ट विंग्स पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग जो होते हैं थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप के होते हैं मैम, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगेंस्ट रहते हैं। बट कोई अपने आप को लेफ्टिस्ट ऐसे क्यों मानेगा कि हाँ मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता इसीलिए मैं लेफ्टिस्ट हूँ? अगर सरकार मैम लेफ्टिस्ट उनकी की हो, पॉलिसी जो आती है उसके अगेंस्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो लेफ्टिस्ट हैं, अगर सरकार लेफ्टिस्ट की ही है तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। और किसी को हो कुछ? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। सो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी टाइम के पॉलिटिक्स को समझने के। फॉर एग्जांपल आज के पॉलिटिक्स समझने को। अच्छा ये तो पता होगा कि बीजेपी लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है? राइटिस्ट है मैम। और पर क्यों है? मैम बिकॉज कह सकते हैं कि सपोर्टर जो है कि मैम वो चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। सो आपको एक तो ये छोटे छोटे डिफरेंस पता होने बहुत ज़रूरी है, वरना आप करंट के पॉलिटिक्स को कैसे समझोगे? अगर अब हम पुरानी तो पढ़ रहे हैं इतनी पहले पहले की, कि मॉडर्न अप्रोच क्या थी, फिर कौन सी अप्रोच आई, फिर कैसे पूरा एवोल्यूशन हुआ, उन सबको पढ़ने का फ़ायदा नहीं अगर आपको अपनी करंट की पॉलिटिक्स ही नहीं समझ आ रही। तो करंट की पॉलिटिक्स तो समझने के लिए आपको पता ही होगा जितने प्रोटेस्ट होते रहते हैं लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, तो आप लोगों ने जो डीयू में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टाइम टाइम पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आइसा वगैरह, उनका नाम सुना है? यस मैम, ऐसा साफा। एसएफआई, आइसा, यस मैम, यस मैम। मैम द सेम एबीवीपी, जेएनयू में ना। एनएसयूआई। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मेजरली ये कुछ ऐसी स्टूडेंट यूनियन वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो बेसिकली राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में मेजरली फ़र्क ये है कि जो आपका लेफ्टिस्ट है वो जो है चेंजमेंट में बिलीव करता है। लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि हमें समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, ठीक है? यानी कि वो बोलते हैं हमें हमें हमारा जो नेचर है वो अडेप्टिव होना चाहिए, हमें जो चीज़ें बदल रही हैं समाज में उसके साथ साथ समाज में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन जो राइटिस्ट हैं और लेकिन जो राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट जो है ऑर्थोडॉक्स है। उनका ये मानना है कि फॉर एग्जांपल आपने बीजेपी को लिया, तो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? रिलीजन। बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? रिलीजन को यूज करके लोगों को अपनी साइड करना। तो बेसिकली राइटिस्ट क्या होते हैं? वो ऑर्थोडॉक्स है। वो ये बोलते हैं कि हमें चेंजमेंट लाने की जरूरत नहीं है, हमारी जो हिस्टोरिकल वैल्यूज है, हमारी जो हिस्टोरिकल मोरल सिस्टम है, हमें उसको सस्टेन करने पे जो है बिलीव करना चाहिए कि हमें उसको सोसाइटी में सस्टेन कैसे कराना है ना? जैसे कि आपको याद होगा कि राइटिस्ट लीडर जो होते हैं बेसिकली वेदास की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, है ना? याद है? यस मैम। हाँ, मैम तो सेम एज बेसिकली एबीवीपी ऐसे करती है।
हाँ हाँ, एबीवीपी जैसे कि आपको पता होगा कि इस तरीके से बार बार स्वामी विवेकानंद जी को यूज करती रहती है कि यस किस मैम, यस। तरीके से वेदों को हमें वापस लेकर आना है, वेदों का ज्ञान हमें वापस लेकर के आना है, हमें स्टूडेंट्स को फोर्स करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारा हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़े, वेदों की तरफ, बैक टू वेदास की बात करते हैं ना। तो मेजरली यही फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को अपोज़ करते हैं। वही मैंने बोला ना कि मान लो अगर किसी कंट्री में आपकी लेफ्टिस्ट की सरकार है, तो आप कैसे बोलोगे कि लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो सरकार के डिसीजन को अपोज़ करते हैं? क्योंकि वो तो उनकी खुद की सरकार है, वो अपने खुद के डिसीजन क्यों अपोज़ करेंगे, है ना? तो जैसे कि आपने अभी देखा, अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन जब होने वाला है, तो आपको पता ही होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे कितना बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास आया था राम मंदिर का मुद्दा उठाते ही, है ना। तो क्यों, तो राइटिस्ट में बेसिकली ये होता है कि वो रिलीजन का यूज़ करते हैं, और ऑर्थोडॉक्स उनका नेचर है कि वो जो अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं आपके, और जो आपका हिस्ट्री है उसको सस्टेन करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें जो है वक्त के साथ इतना बदलाव की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर रहकर भी अच्छी सोसाइटी चला सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोनों का थोड़ा सा मेजर डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। तो हाँ, तो इसलिए आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में अभी लेफ्टिस्ट कौन देखने को मिलता है, राइटिस्ट कौन देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल बताओ। डिफरेंस जानने के बाद तो बता ही सकते हो कि कौन सी सरकार को हम राइटिस्ट बोलेंगे, कौन सी लेफ्टिस्ट बोलेंगे। मैम कांग्रेस को बोलेंगे लेफ्टिस्ट। हम कांग्रेस केजरीवाल को जी को भी बोल सकते हैं। नहीं, कांग्रेस को क्या बोला आपने? लेफ्टिस्ट। हाँ, तो कांग्रेस लेफ्टिस्ट है और राइटिस्ट कौन है आपकी? बीजेपी हो गई। तो बीजेपी। वो, हाँ, तो जो कांग्रेस है वो बार बार हर डिसीजन क्यों अपोज करती रहती है? एक तो देखो, सबसे बड़ा तो यही चीज़ है कि पॉलिटिक्स है ये तो, कि आप कुछ भी लेकर आओगे तो ऑपोजिशन का तो काम ही अपोज करना है, ठीक है, उस चीज़ को एक बार हम छोड़ देते हैं। हम अभी सिर्फ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली जो आपकी कांग्रेस सरकार है, वो बार बार क्यों अपोज करती है हर डिसीजन को? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो राइटिस्ट लोग हैं, जो राइटिस्ट विंग है, वो कहीं ना कहीं अपने ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, एज अ रिलीजन के नाम पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब से बीजेपी आई है, कितनी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बढ़ गई है। आपने कभी इतनी हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है वो पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी 2014 से हमें अभी तक सुनाई दे रही है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि रिलीजन की डिबेट्स के ऊपर जितने बाकी मुद्दे होते हैं वो सारे छुप जाते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा इन्वायरमेंटल इंडेक्स आया था, उसमें जितनी भी कंट्रीज की स्टडीज हुई थी, सबसे लास्ट पोजीशन आपकी इंडिया की आई थी इन्वायरमेंट इंडेक्स में वर्ल्ड लेवल पे। इवन द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर बेटर देन इंडिया। और तो आप देख सकते हो कि ऐसे जो मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं वो लोगों के सामने आते ही नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी उसी जो धर्म वाली जो पॉलिटिक्स होती है, जो राइट विंग वाली पॉलिटिक्स होती है, उसमें उलझ करके रह जाती है। तो बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई तो सबको पता है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो बहुत एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि कांग्रेस वीक हुई, स्ट्रांग हुई, और राहुल गांधी को बोला जाता है कि वो प्रिविलेज्ड हैं कि उनकी फैमिली की वजह से उनको ये पोजीशन मिली है, अदरवाइज उनके पास दिमाग नहीं है। वो ऐसा राइटिस्ट लोग बोलते हैं जो राइट विंग के लीडर्स हैं। तो बेसिकली हम पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करने यहाँ नहीं बैठे हैं। मेरा मेजरली आपको ये बताना था कि आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में फ़र्क पता होना चाहिए, और जब आपकी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही होती है तो उसमें आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, ठीक है। खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भी बाकी लोगों की तरह ही पॉलिटिकल न्यूज़ में या फिर जो डिबेट चलती रहती है लीडर्स के बीच में, अगर उनके ऊपर डिसीजन फॉर्म करेंगे तो हमारा एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। यस मैम। हाँ, तो जब मैं यूजी में थी, तो जो टीचर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाती थी, शी वाज अ वेरी ग्रेट टीचर, और वो अराउंड 20 से 25 सालों से पढ़ा रही हैं डीयू के अंदर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाई थी। हमने मैम से पूछा था कि लाइक मैम हमें किस टाइप की, क्योंकि हम यूजी में आए थे नए नए, तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में सीख रहे थे। तो हमने मैम से पूछा कि मैम हमें हमारा जो डिसीजन है वो कैसे फॉर्म करना चाहिए, कि किस गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम किसी भी गवर्नमेंट की अलग अलग इंडिविजुअली डिबेट
देखते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कांग्रेस की स्पीच सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, ये तो सारी बातें सच बता रहा है, और जब हम बीजेपी की लीडर की बात सुनते हैं तो हमें लगता है अरे हाँ, ये भी सब कुछ सही बता रहा है। तो हम किस तरीके से अपना डिसीजन फॉर्म करें कि हमें किस टाइप के पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। तो मैम ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट यू शुड नेवर सपोर्ट वन आइडियोलॉजी। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया उसी आइडियोलॉजी का बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं राइटिस्ट को मानने लग जाती हूँ या फिर लेफ्टिस्ट को मानने लग जाती हूँ, तो मैं जो सामने की जो और भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखूंगी, उन सबको मैं कहीं ना कहीं उसी नज़रिए के बैकग्राउंड के साथ देखूंगी, है ना। तो इसीलिए हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इन्फ्लुएंस से अपने डिसीजंस को नहीं लेना है। अपनी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो भी हमारे डिसीजंस हैं या फिर जो भी हमारा नज़रिया है उसको फॉर्म नहीं करना है। तो इसीलिए मैं ना तो लेफ्टिस्ट की तरफ हूँ ना राइटिस्ट की तरफ हूँ। मैं हमेशा एक पर्टिकुलर जो चीज़ चल रही होती है उसके ऊपर क्या चीज़ें किसने बेहतर करी है वो देखने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर अगर किसी ने बेहतर डिसीजन लिया है तो उसके सारे डिसीजन बेहतर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कमियाँ कांग्रेस में भी हैं और कमियाँ आपकी बीजेपी में भी हैं। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर जो इंसान होता है, जब वो मेंबर होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो उससे जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है उसको मेंबर इसलिए बनाया जाता है कि वो पार्टी के जितने डिसीजन होंगे उनके ऊपर हमेशा सहमत होगा। वो अपने पर्टिकुलर जो उसके डिफरेंसेस है उसको अलग करके उसके ऊपर आपने रिट सुना है? WRIT वाला रिट? हाँ या ना तो बता दो, सुना है कि नहीं सुना? यस यस मैम। मैम, यस हाँ, तो मैम, बेसिकली क्या होता है ये? अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होते हैं, ये है कि हम आपकी हो जा वॉइस सकते बहुत हैं। ब्रेक हो रही है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। फंडामेंटल राइट मुझे फाइव सुनाई रिट्स दिया, है, आगे? मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट हो रहे हैं तो मतलब हम डायरेक्टली उसके लिए जो है रीट के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है। तो फाइव यस रिट्स है, मैंडम, हैबियस यस कॉर्पस, फिशरी, प्रोहिबिशन और मैम, थ्रू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो उसी के जैसा ना एक वर्ड है, वो मुझे पर्टिकुलर भी याद। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। तो अभी तो मैंने माइक म्यूट कर रखा था इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। अभी आ रही है यूवी? हमारी तो हाँ, तो उसी के जैसा ना 4 वर्ड का ही एक और वर्ड है डब्ल्यू से, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं अभी उसी को फाइंड भी कर रही थी, तो अभी मुझे मिल जाएगा क्लास के बाद में, तो आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। तो उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, उसमें क्या बोला जाता है कि एक पार्टी लाइन को आपको फॉलो करना होगा। वो ना हर एक पार्टी मेंबर के लिए रिलीज किया जाता है, जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्टी होते हैं उन सभी के लिए। यानी का उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल ओपिनियन को परे रख करके जो पार्टी की जो लाइंस है, पार्टी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के आपको उनको फॉलो करना मस्ट है।
और उसमें ये भी होता है कि आपको हमेशा अपनी पार्टी के फेवर में वोट करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानने लगते हो, तो आपको उनके अनुसार चीज़ें दिखने लग जाती हैं, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड है कि आप इन्फ्लुएंस होगे ही होगे, है ना। तो यही था बेसिकली। बिहेवियरलिज्म स्ट्रेसेस अपॉन द साइंटिफिक एंड द ऑब्जेक्टिव वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल अकरेंस। तो बेसिकली बिहेवियर में सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक तो वो बिहेवियर को स्टडी करती है, सेकेंड चीज़ क्या है कि वो साइंटिफिक चीज़ों में बिलीव करती है। वो बोलते हैं कि जिस चीज़ को साइंटिफिकली जो है प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो चीज़ आपकी गलत ही है। वो बोलते हैं साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी राइट विंग का एग्जांपल दिया था कि राइट विंग में क्या करते हैं, अपनी ऑर्थोडॉक्स वैल्यू को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपका जो राइट विंग का डिसीजन निकल कर आया है राम मंदिर, तो राम मंदिर किससे इन्फ्लुएंस है, आपकी ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज से इन्फ्लुएंस है, बैक टू वेदास से इन्फ्लुएंस्ड है। तो बेसिकली बिहेवियरिज्म बोलता है कि हमें साइंटिफिक और वैल्यू फ्री पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी के ऊपर रिलाई करना चाहिए। यानी कि जब हम पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो उस समय ऐसा नहीं है कि हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं हम उससे अपनी स्टडी को इफेक्ट करें। तो वो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो प्योरली साइंटिफिक होनी चाहिए। बाय द इन्वायरमेंट फॉर्मली द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन दैट ग्रुप। लेकिन आपको साइंटिफिकली होने के साथ साथ आपको पर्टिकुलर सिस्टम किस तरीके से बिहेवियर्स को फॉर्म कर रहा है एक इंडिविजुअल के, उसको भी आपको स्टडी करना है। David Easton regards behavioralism revolution as an intellectual tendency on the part of the political scientists to study imperialism as the political behavior of पर्सन। तो डेविड ईस्टन बोलते हैं कि हमें जो पर्टिकुलर पर्सन के जो बिहेवियर है उनको एम्पेरिकली स्टडी करना है। यानी कि आपको जिस तरीके से हम साइंस के मेथड्स करते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट हम इसलिए तो नहीं करते ना कि भाई हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमको उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आउटकम लेकर के आना है, कि हमें जो है इसको बैक टू वेदास के कंसेप्ट से जोड़ना है जो हमारा आउटकम निकल कर आएगा। तो प्योरली साइंटिफिक होता है, जो आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं को ही आप यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंटेशंस करते हो। तो यही डेविड ईस्टन बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आपको जो है साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो स्टडी है वो आपकी वैल्यू से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वैल्यू फ्री आपकी स्टडी होनी चाहिए। समझ में आया आपको बिहेवियरल अप्रोच? यस मैम। और आप ये भी देखोगे डेविड ईस्टन अभी बाद में ना पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात भी करते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात भी डेविड ईस्टन खुद ही करते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो बिहेवियरलिज्म अप्रोच की बात कर रहे हैं। अब आती है स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे तो मतलब हर बार इतना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना कि अब तो मुझे याद भी नहीं कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जितने भी मैंने पुराने प्रीवियस ईयर के 2011-12 तक के पेपर जो भी मैंने स्टडी करे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसलिए आपको ये सारे याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको एक्सटेंसिवली यहाँ पे लिखा है, ठीक है। David Easton has described certain key features of behavioralism which are regarded as the intellectual foundation। तो यहाँ पे आपको behavioralism ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और वो इन फीचर्स को एज अ behavioral approach बताते हैं। यानी कि इस behavioralism के ये 8 फीचर्स हैं, 7-8 फीचर जो हैं ये आपके जो है behavioralism की की फाउंडेशन है, और ये की फाउंडेशन आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। कभी भी मैं किसी क्लास में पूछ सकती हूँ, तो इनको याद रखना। फर्स्ट है आपकी रेगुलरिटीज़, यानी कि वो बोलते हैं कि हर एक जो पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों का, वो कहीं ना कहीं उसमें रेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। दिस अप्रोच बिलीव्स दैट देयर आर सर्टेन कंसिस्टेंसीज इन पॉलिटिकल बिहेवियर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरीज इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट द प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेनन। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति जो बिहेवियर होता है उसमें कहीं ना कहीं हमें रेगुलरिटी देखने को मिलती है, और इसीलिए हम उन रेगुलरिटीज के बेसिस पे आपका फ्यूचर का कोई भी पॉलिटिकल एक्शन के प्रति उनका क्या नजरिया रहने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स मे be or may less similar. Such regularities of behavior may help the researchers to analyze a political situation as well as to predict the future of political phenomenon. Study of such regularities make political science more scientific with some predictive value. तो जब आप एक रेगुलरिटी देखते हो लोगों के बिहेवियर के बीच में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उनकी फ्यूचर एक्शन के प्रति उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है। तो इसलिए जो आपके जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं उनको जो है प्रिडिक्ट करने में जो है आसानी होती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपका जो है हिंदू धर्म को लेकर के जो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जो है वोट बैंक बनाया गया है, तो उसमें आप क्या देख सकते हो कि अब फॉर एग्जांपल जब आपने राम मंदिर का मुद्दा देखा, और अभी आपने देखा भी होगा कि सारे मुगल के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं NCERT से, देखा आपने?
यस मैम, यस मैम। हाँ, तो इससे आप क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि आगे क्या किस टाइप के एक्शंस के प्रति लोगों का बिहेवियर रहने वाला है? कॉमन सा है ना कि जैसे कि अभी तक हमें पॉलिसीज में जो है ये देखने को मिला है कि किस तरीके से हिंदू रिलीजन को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ, क्योंकि लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं और लोगों का वोट बैंक बढ़ा है, तो हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे भी जो है ऐसी पॉलिसीज अगर आएंगी तो लोगों का वोट बैंक इससे इंक्रीज हो सकता है। ये प्रेडिक्शन एक प्रेडिक्शन हो गई। यस मैम। तो ये क्या है, रेगुलरिटी है कि आपको देखने को मिला है कि इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ पीपल में आपके बिहेवियर में आपको रेगुलरिटी देखने को मिली है कि हाँ, लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एक्शन के प्रति प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका वेरिफिकेशन। The behavioralists do not want to accept everything as established. Therefore, they stress testing and verifying everything. According to them, if phenomenon not verified, it will be it will not be scientific. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जो हमारी प्री कंसीव्ड वैल्यूज होती हैं उनसे इफेक्टेड हमारी स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए और जो चीज़ टेस्टेबल नहीं है वो चीज़ अनसाइंटिफिक है। समझ आया वेरिफिकेशन, रेगुलरिटी? यस मैम। अब आता है टेक्निक्स। Behavioralists stress on the use of those research tools and methods which generate valid, reliable and the comparative data. तो बोलते हैं कि हमें ऐसे टेक्निक्स का यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे पास वैलिड और रिलायबल और कंपैरेटिव डेटा निकल कर आए। रिसर्चर मस्ट मेक यूज ऑफ द रिफाइंड टूल्स लाइक द सैंपल सर्वेस, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड द सिमुलेशन। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी को करने के लिए आपका बेस्ट तरीके के साइंटिफिक टूल्स होने चाहिए। उसमें वो एग्जांपल देते हैं, आपका सैंपल सर्वे हो सकता है, यानी कि आपका सैंपल परफेक्ट होगा तो आपका सर्वे का जो रिजल्ट है वो परफेक्ट निकल कर आएगा। मैथमेटिकल मॉडल्स को आप यूज कर सकते हो जो कि हमेशा सेम रहते हैं, और सिमुलेशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वांटिफिकेशन। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, रिसर्चर शुड मेजर एंड क्वांटिफाई दोज डेटा। ये तो इजी सा लिखा हुआ है। वैल्यूज, द बिहेवियरलिस्ट हैव एम्फोसिस ऑन द सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो वैल्यू फ्री स्टडी करने की बात करते हैं कि आपका जो भी स्टडी है वो आपकी प्री कंसीव्ड वैल्यू से फ्री होना चाहिए। दे बिलीव दैट to do objective research, one has to be value free. It means that the researcher should not have any preconceived idea. ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। Systemization, according to the behavioralists, research in political science must be systematic. Theory and research should go together. Systematic का मतलब है कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि फर्स्ट आप क्या स्टडी करोगे, किन चीज़ों के टूल्स को यूज़ करके, किन टूल्स को यूज़ करके स्टडी करोगे, आपका जो प्रोडक्टिव आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ सकता है। तो यानी कि सिस्टम, आपकी सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब कुछ भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि आपको अपनी रिसर्च को कैसे लेके जाना है आगे। उसके बाद आता है आपका प्योर साइंस। वही बात है दोबारा से कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसको एज अ प्योर साइंस देखना चाहिए, साइंटिफिकली देखना चाहिए। ठीक है। Integration, behavioralists stated that political science should not be detached from the various social sciences such as history, sociology and economics. जैसे कि हमने ऊपर political economic approach में ही पढ़ा था कि economics और politics अलग अलग नहीं है, वैसे ही बोलते हैं कि हमारी जो history है, जो sociology है, जो economics है, वो सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, किसी को भी अलग करके नहीं देखना चाहिए। इंटीग्रेशन की बात करते हैं। This approach denotes that the political events are formed by the various other factors in the society. Therefore, it would be incorrect to separate political science from the other disciplines. तो समझ में आया आपको ये सारे के सारे फीचर्स? यस मैम। तो इन 8 का जो है, जो पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपकी हमेशा से ये पूछा जाता है कि इन ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनको या तो आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना होता है या फिर उसमें से कोई गलत दिया होता है। तो यानी कि बेसिकली आपको इन 8 के नाम याद होने चाहिए और किसके बाद क्या आता है वो क्रोनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो अभी मैं थक गई हूँ और मेरी तबीयत भी खराब है, तो इसलिए भी हम एडवांटेज और क्रिटिसिज्म अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ओके मैम।